सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों को आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजन को अपने अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में, हालांकि हम लोगों की 3 कक्षाएं चलती है, सुबह में भी, शाम में भी और रात्रि में भी। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, शाम में 7 बजे से 8 बजे तक एवं 8:30 बजे से 9 बजे तक। सुबह की कक्षा में हम लोग फल दीपिका पुस्तक का अध्ययन करते हैं। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पृष्ठ संख्या 128 तक का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। आज की कक्षा में पृष्ठ संख्या 129 से शुरू करने वाले हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो 94 7 28 78 9 81 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल आप हो सकते हैं। यहाँ पर जो बतलाया जा रहा है कि इन श्लोकों में 3 योग बतलाए गए हैं: श्रीकंठ योग, श्रीनाथ योग, बैरेंची योग। यह विष्णु योग, शिव योग एवं ब्रह्मा योग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर यह समझना है कि श्रीकंठ योग, श्रीनाथ योग, बैरेंची योग, जिसमें श्रीनाथ योग को विष्णु योग कहा जाता है, श्रीकंठ योग को शिव योग और बिरेंची योग को ब्रह्मा को। यहाँ पर तीनों शब्दों को समझना चाहिए कि कौन से योग किस व्यक्ति के कुंडली में होंगे, कौन से योग किस व्यक्ति के कुंडली में होंगे तो उनका स्वभाव किस प्रकार का होगा। यदि कुंडली में श्रीनाथ योग बनता है तो वह व्यक्ति पालनहार स्वभाव का होगा, दयालु भी होगा। उसके मन में दूसरे के प्रति सहानुभूति होगी, मदद करने की भावना होगी, दूसरे को ज्ञान देने की भावना होगी, शिक्षा देने की भावना होगी। लेकिन दूसरे की समस्याओं से इन्हें कोई वास्ता नहीं होता। अगर मदद मांगते हैं तो इनसे जितना बन पड़ेगा कर देंगे। परंतु यही श्रीनाथ, ये जो श्रीकंठ योग है जिसे शिव योग कहा जाता है, अगर इनसे कोई मदद मांग ले, अगर इनके कुंडली, जिनके व्यक्ति के कुंडली में श्रीकंठ योग बनते हैं, अगर इनसे कोई व्यक्ति मदद मांग ले और सच्चे मन से मदद मांगे, और यदि इनका वह मित्र भी है और इनको कभी वह व्यक्ति आहत नहीं किया है, तो अपना सब कुछ उसे दे सकते हैं। यानी कि पूरी ताकत के साथ उसकी रक्षा करने का प्रयास करेंगे, पूरी क्षमताओं के साथ उसकी रक्षा करने का। वहीं बैरेंची योग जिसे ब्रह्मा योग कहा जाता है, उसमें ब्रह्मा जी रचयिता हैं, सृष्टि के रचनाकार हैं, तो सृजनात्मक शक्तियों का उनमें भरपूर होता है। अब यहाँ पर यह तीनों योग कैसे बनते हैं इसके बारे में बतलाया गया है। तीनों योग कैसे बनते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहला, यदि लग्न का स्वामी यानी कि लग्नेश सूर्य और चंद्रमा अपने स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का स्थित होकर कुंडली के शुभ भाव में है, यानी कि लग्नेश सूर्य और चंद्रमा। अब मान लिया जाए, अभी हम लोग इसको भी एक उदाहरण कुंडली के सहारे समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सूर्य, चंद्रमा एवं लग्नेश को लिया गया त्रिकंठ योग के लिए। अब वहीं श्रीनाथ योग के लिए, विष्णु योग के लिए, यदि बुध, शुक्र और भाग्य भाव का स्वामी तीनों अच्छे स्थिति में हो, उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि का होकर शुभ भाव में हो, यानी केंद्र या त्रिकोण में हो, तो श्रीनाथ योग बनता है। यदि पंचमेश बृहस्पति और शनि पंचम भाव ज्ञान का है,
तो पंचमेश ज्ञानेश पंचम भाव बुद्धिमता का है, बुद्धि और ज्ञान का है। तो बुद्धि का मालिक बृहस्पति देव ज्ञान, और शनि जो है कर्म। कर्म, ज्ञान एवं बुद्धि की उत्तमता स्थिति होना। अगर जिसके पास में कर्म भी अच्छे होंगे, कर्म का बलवान होगा, ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, तो उसमें तो सृजनात्मक गुण होंगे ही होंगे। यह बात बतलाया गया। इन तीनों योगों के फल बहुत अच्छे बतलाए गए। अब श्रीकंठ योग मतलब कि शिव योग हुआ, तो रुद्राक्ष पहनने की उसकी आदत होगी, वैसे भी होगा, चंदन वगैरह लगाएंगे। भगवान शंकर का ध्यान करने वाला, धार्मिक सदाचार नियमों को अच्छी तरह पालन करने वाला, शिव संप्रदाय के उपासक दीक्षित, यानी कि शिव भगवान को मानने वाले साधु लोगों को उपकार। यह दूसरे संप्रदायों से न द्वेष रखता है न ईर्ष्या, यानी कि सभी धर्म इनके लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक उसी प्रकार अन्य योगों में भी बतलाया गया। अब यहीं पे तीनों योगों के कारक ग्रह उच्च के हों तो उत्तम फल, स्वराशि को हो तो उससे कम, मित्र राशि के हो तो उससे भी कम। तो यह तो सामान्य सी बात है कि कोई ग्रह अपने उच्च राशि का होगा, उच्च राशि का है तो 100%, मूल त्रिकोण राशि का है तो 75%, स्वराशि का है तो 50%, मित्र राशि का है तो 25%, सम राशि का है तो 0%, शत्रु राशि का है तो कुछ नुकसान, पीड़ित हो गया तो उससे ज्यादा नुकसान, नीच राशि का हो गया और पीड़ित भी हो गया तो 100% नुकसान। इस प्रकार फलों का आकलन करना चाहिए। अगर श्रीनाथ योग है तो धन, वाणी इत्यादि, आप लोग पुस्तक पूरा पन्ना पढ़ सकते हैं, आप लोगों के पास भी पुस्तक है। विरंची योग के बारे में बताया गया, बहुत बुद्धिमान हो, वैदिक हो, धर्माचार्य हो, ब्रह्म ज्ञान परायण गुणी हो, ऐसा व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित रहेगा। यानी तीनों ही योग अच्छे बतलाए गए। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखा जा रहा है कि तीनों श्लोकों में 66 योग बतलाए गए। तो इस 66 योग को समझने से पहले एक उदाहरण कुंडली पर हम लोग, ये जो तीनों योग हम लोगों ने ऊपर में पढ़े, कौन से योग हम लोगों ने पढ़ा? तो ब्रह्मा नाथ योग, योग, कंठ योग, विरंची योग। श्रीकंठ योग, श्रीनाथ योग। हाँ, हाँ, तो नहीं तो वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश योग भी कर सकते हैं। तो जी। इसको, हाँ, इसको हम लोग किसी एक लग्न कुंडली पर कोई व्यक्ति अपनी लग्न कुंडली बोले और उसी लग्न कुंडली को आधार मानकर हम लोग जरा सा इसको देख लेते हैं और पुनः हम लोग, मकर लग्न की कुंडली गुरुदेव। ठीक है, रुकिए, व्हाइट बोर्ड शेयर करने दीजिए। तो मकर लग्न की कुंडली हो गई यहाँ पर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सभी ग्रहों को बोलिए जल्दी जल्दी। लग्न में राहु, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए ना। 12वें भाव में शुक्र शनि, 11वें भाव में सूर्य बुध, और 10वें भाव में मंगल चंद्रमा, और 7वें भाव में केतु, और 6ठे भाव में गुरु। हो गया गुरुदेव? मंगल के साथ में चंद्रमा है ना, जी। 2, 4, 2, 6, 3, 9 सभी ग्रह हो गए। तो श्री कंठ योग, उसके बाद में श्रीनाथ योग, इसके बाद में वैरिंची योग, तो आइए अभी शुरू करते हैं
कि कुंडली में श्रीकंठ योग, श्रीनाथ योग एवं बैरंची योग कैसे बनते हैं। यह जो कुंडली है कक्षा के किसी एक सदस्य का ही है। हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्या यह श्रीकंठ योग, श्रीनाथ योग या बैरंची योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और यदि बन रहे हैं तो यह कितना प्रभावी है। यदि कोई कक्षा में नया और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ क्षण पहले पढ़ा है कि श्रीकंठ योग के लिए बतलाया गया है, पुस्तक में फल दीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 129 पर बतलाया गया है। हमारे पास में जो पुस्तक है उस पुस्तक के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग टीकाकार के द्वारा अलग अलग पुस्तक होंगे तो पृष्ठ संख्या में इधर उधर हो सकता है। तो यह जो श्रीकंठ योग है यह लग्नेश यानी कि लग्नेश, सूर्य एवं चंद्रमा, इन तीनों ग्रहों से बनता है। लग्नेश को देखें कि लग्नेश इस कुंडली में कौन है, तो लग्नेश इस कुंडली में शनिदेव है। शनिदेव कहाँ है, क्या अपने स्वराशि में है, तो नहीं, लग्नेश यहाँ पर 9 नंबर की राशि में है। 9 नंबर राशि देवगुरु बृहस्पति की होती है। देवगुरु बृहस्पति एवं शनि में मित्रता नहीं है, यह सम के स्थिति में है। एवं वर्तमान के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति से इनकी तत्कालिक शत्रुता भी है, इसलिए लग्नेश अपने मित्र राशि में नहीं है। ये तीनों ग्रह लग्नेश, सूर्य एवं चंद्रमा किन राशि में हो, तो अपने उच्च राशि में हो, अपने मूल त्रिकोण राशि में हो, अपने स्वराशि में हो, तो यह फल मिलता है। अगर अपने उच्च राशि में है तो 100%, अपने मूल त्रिकोण राशि में है तो 75%, स्वराशि में है तो 50% फल मिलते हैं। तो यह वैसी स्थिति नहीं हुई। अब सूर्यदेव को देखा जाए कि सूर्यदेव कहाँ है, और साथ में एक यह भी बात है कि इन स्थितियों में होकर शुभ भाव में हो, यानी कि 1, 4, 7, 10, 5 या 9 भावों में हो, इन्हीं भावों में हो, तो शनिदेव 12वें भाव में है, यह भी योग नहीं बना। सूर्यदेव यहाँ अपने मित्र की राशि में है, सूर्य मंगल को मित्र मानते हैं, परंतु यह कुंडली के 11वें भाव में है, यह भी नहीं। चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में तो है, शुभ भाव में तो है, परंतु चंद्रमा अपने स्वराशि का नहीं है, अपने उच्च राशि का नहीं है। चंद्रमा अपने मित्र राशि में भी नहीं है। चंद्रमा शुक्र को सम मानते हैं, परंतु शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो यह श्रीकंठ योग इस कुंडली पर प्रभावी नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। अगर यही सभी ग्रह लग्नेश, सूर्य एवं चंद्रमा, सूर्यदेव अपने स्वराशि के, अपने उच्च राशि के होकर के, या कर्क राशि के होके, या मंगल देव की जो राशि है 1, 8, इन राशि के होकर के, या देवगुरु बृहस्पति की राशि के होकर के, अगर सूर्यदेव यहीं केंद्र भाव में होते कहीं, या इन त्रिकोण भाव में होते तो अच्छा होता। शनिदेव अपने स्वराशि, अपने उच्च राशि एवं शनि के मित्र बुध एवं शुक्र होते हैं, तो बुध देव की राशि में या शुक्र देव की राशि में शनि इन्हीं भावों में होते तो होता। तो यह योग यहाँ पर प्रभावी नहीं हो रहा है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं श्रीनाथ योग को देखते हैं कि श्रीनाथ योग कुंडली में कैसे बनता है। तो श्रीनाथ योग के लिए कौन कौन सी स्थितियां बतलाई गई है पुस्तक में, तो श्रीनाथ योग के लिए बतलाया गया है बुध एवं शुक्र, क्योंकि पालन करने में व्यवसाय, धन इत्यादि की आवश्यकताएं होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है, वाणी की आवश्यकता होती है, आकलन करने की क्षमता की आवश्यकताएं होती है, और भाग्य का साथ भी देना। तो यहाँ पर बुध देव को देखा जाए, बुध देव, शुक्र देव एवं 9वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं, तो 9वें भाव के स्वामी भी बुध देव ही बनते हैं। तो बुध एवं शुक्र यदि कुंडली के केंद्र भाव और त्रिकोण भाव में होकर
शुभ स्थिति में हो, अपने उच्च राशि के हो, तो बुधदेव कौन सी राशि? बुधदेव की अपनी ही राशि। एवं बुधदेव के मित्र कौन कौन हैं? तो बुधदेव के मित्र सूर्य शुक्र हैं। अगर सूर्यदेव या शुक्रदेव की राशि में होते, सूर्यदेव शुक्रदेव की राशि में होते, तो बुधदेव इस उदाहरण कुंडली के 11वें भाव में लागू ही नहीं हुआ। शुक्रदेव भी कहाँ होते? तो शुक्रदेव अपनी राशि में होते या अपने उच्च राशि में 12 नंबर की राशि में होते, या शुक्रदेव के जो मित्र हैं वह बुध एवं शनि हैं, तो बुध की राशि में या शनि की राशि में होकर लग्न चौथा, 10वां, 7वां, 9वां या पंचम भाव में होते तो यह लोग योग लागू होता। यह भी लोग योग इस कुंडली पर प्रभावी नहीं हुआ। अब इसके बाद में तीसरा योग जो हम लोगों ने पढ़ा था, विरंची योग। विरंची योग क्या है? इसे ब्रह्मा योग भी कहा जाता है। इसके बारे में फलदीपिका पुस्तक में जो बतलाया जा रहा है वह क्या बतलाया जा रहा है, जो हम लोगों ने अभी कुछ क्षण पहले अध्ययन किया है, उसमें पंचम भाव के स्वामी पंचमेश बृहस्पति एवं शनि, यानी कि पंचम भाव के स्वामी पंचमेश। पंचमेश यहाँ पर शुक्रदेव है, 2 नंबर की राशि है, 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, तो शुक्रदेव, देवगुरु बृहस्पति एवं शनि, ये तीनों ग्रह अपने उच्च राशि, अपने स्वराशि के होकर के या मित्र राशि के भी अगर होते हैं तो होकर कुंडली के शुभ भाव केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठते हैं, तो यह विरंची योग यानी कि ब्रह्मा योग बनता है। इस उदाहरण कुंडली में शुक्रदेव 12वें भाव में है, इसलिए यह योग नहीं बना। देव गुरु बृहस्पति 6ठे भाव में, इसलिए नहीं बना। शनि देव भी 12वें भाव में है, इसलिए यह योग नहीं बना। यह तीनों में कोई भी योग नहीं बने। बहुत से कुंडलियां मैंने देखी है, उस कुंडली में तीनों के तीनों योग प्रभावी होते हैं। अधिक अब बहुत से कुंडली हमें देखने को मिले, 2-4 कुंडली ऐसे जिसमें यह तीनों योग प्रभावी होते हैं। लागू वे व्यक्ति बहुत ही महान होते हैं। वैसे व्यक्ति महापुरुषों की संज्ञा दी जाती है, उनमें सभी गुण विद्यमान होता है। तो आशा करते हैं कि श्रीकंठ योग, श्रीनाथ योग और बैरेंची योग कुंडली में कैसे देखें यह आप लोग समझ गए होंगे। और जैसा कि इस योग का नाम है ब्रह्मा योग, विष्णु योग एवं शिव योग, जो त्रिदेव कहे गए हैं, तो जिसमें त्रिदेवों जिसके कुंडली में यह योग बनते हैं, यानी कि देवताओं के योग बन गए, इससे सर्वोत्तम योग क्या हो सकता है? दूसरा। तो आशा करते हैं कि अब यह बातें स्पष्ट हो गई होगी। अब हम लोग अगले विषय वस्तु पर चलें। जी गुरुदेव। जी गुरु जी, जी गुरु जी। अब यहाँ पर जो अगला हम लोगों ने अभी कुछ क्षण पहले पढ़ा है कि आगे जो बतलाया जा रहा है उसमें 66 योग बतलाए गए हैं, वह भावेशों के स्थान परिवर्तन से बतलाए गए हैं। भावेशों के स्थान परिवर्तन से, तो हम लोग पुस्तक को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा सरसरी तौर से कि पुस्तक में क्या कह रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर के 3 श्लोक में 66 योग बतलाए गए हैं। यदि 2 स्थानों के भाव के स्वामी परस्पर स्थान परिवर्तन कर ले तो यह योग बनते हैं। यह स्थान पर स्थान परिवर्तन से बनने वाले योग, स्थान परिवर्तन से बनने वाले योग 2 प्रकार के नहीं 3-4 प्रकार के योग बनते हैं। एक सुखद योग भी बनता है, दुखद योग भी बनता है। यह तो 2 ही प्रकार के योग हुए, सुखद योग एवं
कुछ योग ऐसे बनते हैं जो राजयोग प्रदान करते हैं, यानी कि संपन्नता देते हैं। कुछ योग ऐसे बनते हैं कि विद्या बुद्धि देने वाले होते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं कि अच्छे प्रकार के सुख किसी भी प्रकार से मिल सकता है, यानी किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति आगे चला जाए, जिसको महान संभावनाओं वाला योग कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे चला जाएगा, अच्छे क्षेत्र में, वह भी कहा जाता है। अरिष्ट योग भी होता है भविष्य के स्थान परिवर्तन से, रोग योग भी होता है, दैन योग भी होता है, अलग अलग प्रकार के कई योग बनते हैं। ऋण योग भी बन जाता है, कर्तव्यहीन योग भी बन जाता है। तो यह योग आसान समझना नहीं है। और यह जो भावेशों के स्थान परिवर्तन से जो योग बनते हैं, यह प्रायः सभी कुंडलियों में दो चार दो तीन एक दो तीन चार देखने को मिल ही जाते हैं। शायद ही ऐसी कुंडली हो जिसमें भावेशों का स्थान परिवर्तन नहीं होता। अधिकांशतः कुंडलियों में देखने को मिल जाते हैं। मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? मिल जाते हैं। और यह प्रभावी भी होता है। इसलिए हम सबों को कम से कम इस योग को खूब बढ़िया से समझना चाहिए। अब यहाँ पर जो दिया जा रहा है इसको पढ़े। लग्नेश द्वितीय में, द्वितीय से लग्न में, यानी कि लग्न और दूसरे भाव के स्वामी का दान प्रदान। लग्नेश का चौथे से, लग्नेश का पंचम से, लग्नेश का सप्तम से, लग्नेश का नवम से, लग्नेश का दशम से, लग्नेश का 11वें से। अब इसके बाद में यह धनेश का चौथे में आ गया। फिर धनेश दूसरे भाव से संबंधित हो गए। तो इसको समझने के लिए आप लोग पुस्तक पढ़ेंगे, हम उदाहरण कुंडली को प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर देखा जाए जो 66 बतलाया गया है, जिसमें 28 यहाँ पर लिखा गया, इसको कहा गया है महायोग। एवं यहाँ पर बाकी 38 योग ऐसे बताते गए हैं जो अच्छे नहीं हैं। 38 योगों को 2 भागों में बांटा गया है। 8 तो खल्यो कहलाते हैं, बाकी के 30 योग को दैन योग। अब हम लोग इसको एक उदाहरण कुंडली को आधार मानते हुए जब तक हम लोग इसे नहीं समझने का प्रयास करेंगे, पुस्तक पर पूरा उतना सही ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे मिटाने दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि भावेशों के स्थान परिवर्तन से बनने वाले शिखर योग क्या है, इसको हम लोग कैसे देखें समझें। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। फल दीपिका पुस्तक के अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले जो अध्ययन किया है कि फल दीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 131 पर जो योग के बारे में दिया गया है, तो उसमें यह बतलाया गया है कि लग्नेश का
लग्नेश का किससे किससे स्थान परिवर्तन, तो दूसरे भाव से। लग्नेश का चौथे भाव से। लग्नेश का पंचम भाव से। लग्नेश का सातवें भाव से। लग्नेश का नवम भाव से। लग्नेश का 10वें भाव से। लग्नेश का 11वें भाव से स्थान परिवर्तन के बारे में बतलाया गया है। यह स्थान परिवर्तन हम लोग कैसे देखेंगे? अब यहीं मकर लग्न की कुंडली में यह योग प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों ही राशियां लग्न भाव एवं दूसरे भाव की राशि के स्वामी एक ही हैं, इसलिए स्थान परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, अन्य लग्नों में यह योग प्रभावी हो सकता है, लेकिन मकर लग्न में नहीं। अगर यहीं पे 9 नंबर की राशि, हाँ बोला जाए। जो कन्या लग्न के अच्छा, था कन्या लग्न बना लेते हैं यहाँ पर 6 7। तो यदि कन्या लग्न की ही कुंडली हो तो बुध देव जो लग्नेश बने, 6 नंबर की राशि लग्न में है, लग्न के तो 6 नंबर राशि के स्वामी बुध देव बनते हैं। अगर बुध देव दूसरे भाव में होते और दूसरे भाव का स्वामी अगर लग्न में होता तो दूसरे भाव में यहाँ 7 नंबर की राशि है, 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, शुक्रदेव यहाँ पर होते तो यह योग बनता। मेरी छोटी वाली बेटी को ही है यह स्थिति। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। यह अच्छे योग हैं। कृपया माइक बंद करें। यह बहुत ही अच्छा योग है। दूसरा भाव से जितने, अब जिस भाव के स्वामी से स्थान परिवर्तन होगा उस प्रकार के गुण का विकास व्यक्ति में अत्यधिक होगा एवं भावेशों के गुण धर्म को भी आधार मानकर। अब यहाँ पर भावेश क्या है? भावेश शुक्रदेव हैं जो लग्न में हैं। लग्नेश यहाँ पर हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव से धन, वाणी, निपुणता, ज्ञान की निपुणता का विचार किया जाता है। लग्न कॉमन होता है जो सभी भावों का फल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस फल चाहे सुखद हो या दुखद हो, चाहे बीमारी वाली फल हो या विद्या वाली फल हो, ऋण वाली फल हो, नौकरी वाली फल हो, फल तो भोगना लग्न को ही होता है। अब जिस जातिका या जिस जातक की कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं, उसके पास में वार्तालाप करने से यह पता चलेगा आपको कि ज्ञान का भंडार है उसके पास में, वाणी अच्छी है एवं धन के लोलुप तो हैं, लेकिन गलत कायदे से नहीं। संतुष्टि, एक प्रकार की धन के अभिलाषी हैं, परंतु संतुष्टि पूर्वक। वाणी के क्षेत्र में अच्छी बात होगी, यानी कि इनको वाणी में कोई भी वाणी ऐसा नहीं होगा जिसकी जल्दी किसी की भावनाएं आहत हो सके। हाँ, इसके लिए दूसरा भाव भी अच्छा होना चाहिए। यदि दूसरा भाव खराब है, दूसरे भाव पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ गई और मंगल खराब स्थिति में है तो वाणी में उग्रता हो सकती है, यानी कि दूसरे भाव की स्थिति के आधार पर ऐसे हो सकता है। अब यही जो चौथा भाव, तो चौथा भाव सुख का होता है। अब यही जो लग्न में जो 10 नंबर की राशि है, अगर शनि देव यहाँ पर होते और इस भाव के स्वामी जो 1 नंबर की राशि यहाँ पर है, 1 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव यहाँ पर है, तो यह योग बन जाते हैं। हालांकि प्रथम दृष्टिया यहाँ पर शनि नीच के भी हैं, परंतु उच्च के मंगल के द्वारा यह भाव दृष्ट भी है, इसलिए नीच भंग हो गया, तो यह 2 योग बन गए, अच्छे योग बने दोनों ही। चौथा भाव सुख का है, मन की स्थिरता का है,
घर परिवार के सुख शांति का है, तो इस क्षेत्र में इनको ज्यादा लाभ मिलेगा। पंचम भाव से अगर स्थान परिवर्तन होता है, लग्न में पंचम भाव में लग्नेश हो जाए, पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव यहाँ पर हो जाए, तब विद्या बुद्धि के क्षेत्र में, आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र में एवं दाम्पत्य जीवन के लिए भी लग्नेश एवं पंचमेश का राशि परिवर्तन अच्छा माना जाता है। पूजा पाठ के दृष्टिकोण से भी अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी एक देवता को आधार मानकर उसकी पूजा विश्वास के साथ अवश्य करता है। यह अच्छे योग माने जाते हैं। अब इसके बाद में सातवें भाव के स्वामी यदि लग्न में हो जाए, यहीं पे चंद्रमा हो जाए एवं सातवें भाव के स्वामी यहाँ पर हो जाए, यह भी योग अच्छा हो गया। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि यदि स्थान परिवर्तन हो रहा है तो क्या ग्रहों की स्थिति क्या अच्छी है, नवमांश में अच्छे हैं, क्या उन पर शुभ दृष्टियां पड़ रही है, तो यह योग ज्यादा लाभकारी हो जाता है। और जितना ही अशुभ प्रभाव होता है उतना ही यह नुकसानदायक हो जाता है। अगर यहीं इसके बाद में नवम, तो भाग्य साथ देता है व्यक्ति का। अगर यहीं पे शनि देव हो जाए और बुध देव लग्न में हो जाए तब व्यक्ति का भाग्य बहुत साथ देता है, अधिकांशतः कार्यों में लाभ प्राप्त होती है। व्यक्ति जितना काम करता है उससे अधिक उसे लाभ की प्राप्ति होती है। आप देखते होंगे, चाहे विद्यार्थी के जीवन में ही, या आप अपने स्वयं के जीवन में, या आप अपने मित्रों के जीवन को आकलन करके देखें। बहुत से आपके मित्र ऐसे होंगे जो आपसे कम मेहनत करते हैं लेकिन ज्यादा सुखी चैन से है, लाभ है। आप अधिक मेहनत करते हैं फिर भी लाभ कम मिलता है। तो स्पष्ट सी बात है कि उनके भाग्येश एवं लग्नेश का संबंध बन रहा है, या भाग्येश और कर्मेश का भी संबंध बनता है। तो ऐसी स्थितियां होती है, यह अच्छे योग है। अगर यहीं लग्नेश एवं दशमेश का राशि परिवर्तन होता है तो व्यक्ति में कर्तव्यशीलता काफी हो जाती है। अगर कोई काम शुरू करता है तो उसे समाप्त भी करता है, ईमानदारी पूर्वक काम भी करता है, जिससे उसकी यश कीर्ति बढ़ती है और आय में स्थिरता आती है। 11वां भाव इच्छा का है एवं लाभ का है, तो व्यक्ति और उसका इच्छा दोनों में मेल हो जाए और वो भी सकारात्मक, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में जो पुस्तक में हम लोगों ने अभी तक कितने योग पढ़ लिए, यहाँ पर देखा जाए एक योग यह हुआ, फिर यह दूसरा योग इससे बना, तीसरा इससे बना, चौथा इससे बना, पांचवा इससे बना, छठा इससे बना, सातवां इससे बना। तो यह जितने भाव हैं सभी भावों के स्वामी से इतने ही योग बनते हैं। अगर इन्हीं भावों में से कोई एक भाव का स्वामी इन्हीं में से किसी दूसरे भाव में अगर बैठ जाए तो इस योग का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर अब दूसरा धनेश की बात करें कि धनेश का कहां से कैसे है। तो धनेश यानी कि दूसरे भाव के स्वामी का जो पुस्तक में बताया जा रहा है कि दूसरे भाव के स्वामी का चौथे भाव से, दूसरे भाव के स्वामी का पंचम भाव से, दूसरे भाव का स्वामी का सातवें भाव से, दूसरे भाव के स्वामी का नवम भाव से, दूसरे भाव के स्वामी का दसम भाव से, दूसरे भाव के स्वामी का 11वें भाव से। अगर स्थान परिवर्तन होता है तो यह योग बन जाता है।
तो दूसरे भाव के स्वामी का लग्न से संबंध तो यहां पर बतला ही दिया गया, अगर परस्पर राशि परिवर्तन हो रहा। हम लोग आज की कक्षा में इतना ही समझें कि आज की कक्षा में समझना क्या है, तो यह समझना है कि लग्न भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव एवं 11वें भाव के स्वामी, इनमें से किसी भी भाव के स्वामी का किसी भी भाव के स्वामी के साथ अगर स्थान परिवर्तन होता है तो यह सुखद योग की जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में मिलता है। आप सभी सदस्य अपने अपने कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली में किसी भी एक कुंडली पर यह सूत्र लगाकर देखिए कि किस भाव के स्वामी के साथ किस भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो उनके जीवन में किस प्रकार का सुख मिल सकता है। आप लोग अपने कुंडली को जांचें एवं समूह में लिखे कल की कक्षा में किस भाव के स्वामी के साथ में किस भाव का योग बनेगा, संबंध बनेगा, बन रहा है तो किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं, इस पर आधारित कल की कक्षा में चर्चा होगी। अब जैसा कि इसके बाद में हम लोगों ने जो पढ़ा है अभी कुछ देर पहले कि 38, ये तो 28 योग जिसे महायोग कहा गया है, महायोग का फल जो पुस्तक में बतलाया गया है, आप पढ़ेंगे तो यह देखने को मिलेगा कि जो व्यक्ति महायोग में पैदा होता है उस पर लक्ष्मी की कृपा होती है, वह धनी होता है, अनेक व्यक्तियों का स्वामी, यानी कि वह निर्देशन की क्षमता उसमें होती है, सुखी संपन्न होता है, सम्मानित होता है, उच्च पदवी प्राप्त करने वाला होता है। जीवन के लगभग प्रायः सभी सुख मिलते हैं, लेकिन ऐसे योग प्रायः सभी कुंडलियों में देखने को तो मिलते हैं, परंतु उसके फल कुछ कम ही देखने को मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो आप लोग अपनी अपनी लिखिएगा और कल की कक्षा में कुंडली भी साथ में अवश्य रखिएगा। अब इसके बाद में हम लोग वो जो 38 योग जो बतलाए गए हैं जिसे दुखद योग कहा जाता है, दुखद योग में भी दो प्रकार, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है पुस्तक पर भी कि 8 को खल योग कहा जाता है। खल क्या है? खल शब्द का परिभाषा बहुत ज्यादा व्यापक नहीं है। जिसकी वाणी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वाणी अच्छी नहीं होती उसे खल कहा जाता है। यही बात है या कुछ कुछ दूसरा है? यही बात है गुरुदेव, जिसका क्रूर स्वभाव हो वो खली होता है। हाँ, जिसके वाणी अच्छे नहीं होते उसे खल कहा जाता है। स्वभाव कर्म जिसके अच्छे नहीं हो उसको खल कहा जाता है। तो उसे दुखद योग कह लें, दुखद योग। तो खल योग जो होता है वह खलता कौन दे देता है? तो जिसमें उग्रता होगा वही तो, जिसमें उग्रता होगा वही तो खल का काम करेगा ना। तो खल के लिए तीसरा भाव जो होता है कुंडली का, यह उग्र भाव होता है, पराक्रम भाव होता है, उग्र भाव होता है। तो उग्र भाव के साथ यदि किसी भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन होता है तो यह खल योग का निर्माण करता है। अभी हम पुस्तक के सहारे भी इसको पढ़कर समझने का प्रयास हम लोग कर लेते हैं खल योग के बारे में कि खल योग क्या है। या खल योग के बारे में आप लोग पढ़ेंगे फल दीपिका पुस्तक के 134 पृष्ठ पर खल योग के बारे में बताया गया है, और दैन योग के बारे में 133 पृष्ठ पर बतलाया गया है। दैन योग में काफी योग बतलाए जा रहे हैं। दैन योग में
30 योग हैं, खल योग में 8, ये दोनों मिलाकर 38 योग हैं। तो समय के अभाव के कारण हम लोग केवल खल योग के बारे में पढ़ लेते हैं आज की कक्षा में, और कल की कक्षा में और परसों की भी कक्षा में, 2 कक्षा में अभी हम लोग केवल यही भावेशों के आधार पर, भावेशों के परिवर्तन के आधार पर जो योग बनते हैं, सुखद दुखद, दैन खल, अरिष्ट योग, बीमारी योग इत्यादि के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो तीसरे भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन लग्न से हो जाए, दूसरे भाव से हो जाए, चौथे भाव से हो जाए, पंचम भाव से हो जाए, सप्तम भाव से हो जाए, नवम भाव से हो जाए, दसम भाव से हो जाए, या 11वें भाव से हो जाए, तो यह खाल योग होता है। यानी कि तीसरे भाव के स्वामी का संबंध इन कुंडली के शुभ भावों से हो जाए। हालांकि 11वां भाव शुभ नहीं है, परंतु लाभ भाव है, इच्छा भाव है। ये केवल बीमारी के लिए बुरे फल देते हैं, ये छठे से छठे होने के कारण या और कुछ। लेकिन वैसे इनकी महत्ता 11वें भाव का बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे जीवन में। 11वें भाव के स्वामी जितने बलवान होते हैं, ठीक ही कहा गया जाता है। तो अगर लग्न से तीसरे भाव के स्वामी, तो हर प्रकार के क्षेत्रों में उग्रता तीव्रता देखने को मिलती है। अगर तीसरे भाव के स्वामी के साथ में दूसरे भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन होता है तो वाणी में उग्रता मिलती है। अगर तीसरे चौथे का स्थान परिवर्तन हो जाएगा तो घरेलू शांति कम हो जाता है। अगर पंचम और तीसरे का संबंध बना तो बुद्धिमत्ता में उग्रता आ जाएगी। 7वें से हो गया दाम्पत्य जीवन खराब, या कुछ जो मित्र हैं, सहयोगी हैं, पार्टनर हैं, या व्यवसाय के पार्टनर हैं, साझेदार हैं, उनसे अनबन होते रहना। अगर तीसरे नवम का हो गया तो भागेगा। हाँ, बोला जाए। यहाँ मान लीजिए गुरु और चंद्रमा हो जाएंगे सप्तम भाव में, तो गुरु एवं चंद्रमा अगर सप्तम भाव में, तो गजकेसरी योग भी तो बनाना। और इसके बाद गुरु सप्तम में और चंद्रमा तीसरे में, तो यह किस राशि के किस भाव के स्वामी हो गए, स्वामी के आधार पर ना होगा। चंद्रमा किस भाव के स्वामी है? ये सप्तम भाव के हो गए ना, चार चार, तो इसी कुंडली को कह रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर 4 नंबर की राशि। अच्छा, इसी में। हाँ, तो यहाँ पर तो खैर यह अच्छा नहीं हुआ, परंतु आपने अच्छी बात कही है। इस प्रकार के बीच में तर्क वितर्क होते रहना चाहिए, पहले इसको पूरा समझ लिया जाए, फिर इसी पर हम लोग आते हैं। तो यदि नवम भाव के स्वामी के साथ में हो जाएगा तो भाग्य भी साथ नहीं लेगा, गुरुजनों की बातों को वह आदर पूर्वक नहीं लेगा, बात नहीं मानेगा, ऐसी बातें होती रहेगी। अगर दसम भाव से हो गया तो पिता से भी अनमन, कार्यों में मन नहीं लगना, या कार्य भी जहां पे करेगा वहां के लोगों से थोड़ा सा तर्क वितर्क करेगा, उग्रता पूर्वक व्यवहार करेगा। अगर 11वें भाव के स्वामी से स्थान परिवर्तन हो गया तो मन में इच्छाएं सकारात्मक नहीं होंगी, यानी कि उग्रता पूर्वक इच्छा होगा, तो यह सभी अच्छे नहीं हुए। परंतु अब यहाँ पर देखा जाए कि ग्रहगण 2 प्रकार के होते हैं, एक पापक ग्रह, दूसरा शुभ ग्रह। एक उग्र, दूसरा सौम्य, और भी होते हैं सात्विक एवं तामसिक। राजसिक तो खैर मिला जुला चल जाता है। कई प्रकार से ग्रहों के गुण धर्म देखे जाते हैं। अगर दोनों ही ग्रह जिस भाव से, अभी जो यहाँ पर कक्षा के सदस्य माननीय आचार्य ब्रजेश जी के द्वारा जो चर्चा रखा गया है कि यदि इसी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में हो गए, तीसरे भाव में चंद्रमा हो गया, यह तो खल योग हो ही गया। परंतु क्या यह प्रभावी होंगे? तो क्या ये दोनों ग्रह अगर उग्र ग्रह हैं तो अधिक प्रभावी होंगे, सौम्य ग्रह हैं
तो यह कम प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि खल वाली स्थिति जहाँ पे सौम्यता होती है वहां पर खल वाली स्थिति कम हो जाती है। तो कम होने के तो एक गुण मिल गए। दूसरा, क्या ये दोनों शुभग्रह हैं? यदि पापग्रह होते हैं तो खलता में वृद्धि होती है, दोनों शुभग्रह होते हैं तो थोड़ी उग्रता खलता कम हो जाता है। तो एक गुण और मिल गए थोड़े कम होने के। तीसरे, क्या दोनों एक दूसरे के मित्र हैं नैसर्गिक, तो थोड़े और कम हो जाते हैं, यह भी हो गया। तो उग्र वाली बात हो गया, यह भी हो गया। अब मित्र वाली भी बात हम लोगों ने देख लिया। क्या दोनों सात्विक ग्रह हैं, सात्विक स्वभाव के हैं? तो चंद्रमा गुरु का स्वभाव तो ठीक ठाक है, सौम्यता वाली ही है, तो यह भी हो गया। क्या इन दोनों से कोई अच्छे योग बन रहे हैं? तो देव गुरु बृहस्पति से हंस योग बन रहा है, यह भी अच्छा ही हो गया। तो अब एक बुरे योग और कई प्रकार से अच्छे योग, क्या यह प्रभावी दिखे? क्या यह प्रभावी दिखेगा? कभी कभी झलक दिख जाएगी, लेकिन सामान्यतः ओवरऑल नहीं दिखेगा। यानी कि अगर सब महीने के 30 दिन अगर देख लिया जाए तो महीने के 29 दिन यह जो है बहुत अच्छा स्थिति में रहेगा, व्यक्ति सौम्यता से भरपूर रहेगा, ज्ञान की बातें करेगा, लोग इससे मन आनंदित होंगे। परंतु महीने में एक आध दिन ऐसे हो सकते हैं जो अपना चंद्रमा अपना गुण रूप बतला ही देंगे, क्योंकि जी गुरु जी। जो, हाँ, क्योंकि अब चंद्रमा से बन रहा है तो चंद्रमा तो महीने में एक राशि एक बार सभी राशियों में परिवर्तन कर लेता है। जी तो गुरु जी। हाँ, तो अब मान लिया कि चंद्रमा गोचर बस में पहुंच जाए, अपने नीच राशि में पहुंच जाए, तो यह खल योग थोड़ा ज्यादा प्रभावी हो जाएगा उस समय। यानी ग्रहों के गोचर भी कभी कभी प्रभावी करते हैं, या माहौल भी, परिस्थितियां भी, तो उस क्षण पर कभी कभी यह ऐसा करेगा। लेकिन वैसे सामान्यतः ओवरऑल जिंदगी अच्छी होगी, यह प्रायः हमेशा के लिए यह खल योग प्रभावी नहीं होगा। मैंने महीने 2 महीने 4 महीने पर कभी स्थितियां ऐसी बन सकती है जिसे खल वाला काम हम लोग कह सकते हैं। अब बातें स्पष्ट हुई? जी गुरु जी। वही और एक हाँ, बोला जाए। एक खल जोग इसमें बन रहा है, लेकिन इस पर दृष्टि भी देखी जाएगी। एक तृतीय भाव में किस किस ग्रह की दृष्टि है, चाहे हाँ सप्तम हाँ भाव में हाँ हाँ किसकी ग्रह की हाँ दृष्टि है, हाँ इस पर भी हाँ। विचार है। नहीं, तीसरे भाव की दृष्टि ज्यादा लाभकारी होगी, देखना, क्योंकि भाव तो उग्र है ना। अब उच्च के ग्रह के द्वारा, अब यही देवगुरु बृहस्पति जो उच्च के हैं और अपनी राशि को भी देख रहे हैं, तो सौम्यता तो देंगे ही देंगे, सौम्यता देंगे ही देंगे, देंगे। इसलिए परिहार वही हो रहा है। अब वही हाँ। वही वही लग्न से शनि देख लेगा तीसरे भाव को गुरु जी तब। तब अगर शनि तीसरे भाव से देख लिया तो शनि क्या करेगा? मजबूत है, लग्नेश है, और ईश्वर देख ले, तब तो यह प्रभावहीन कर देगा, तब तो यह खल योग में बढ़ावा दे देगा। क्योंकि शनि तो स्वार्थी है ना, पापग्रह तो है, तो स्वार्थी हो गया ना, अपने हितों के लिए, अपने हितों के लिए इस ज्ञान बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, फिर परमार्थ नहीं देखेगा, ये उदारवादिता कम हो जाएगी, तो यह योग ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। जी जी क्योंकि लग्नेश है ना, लग्नेश लग्न में ही बैठा हुआ है, तो अपने हितों की बात ही करेगा ना ये। जी जी। और इसी लग्न पर नीच की भी अगर दृष्टि तो पड़ रही है, हाँ, लग्न पर नीच की भी तो दृष्टि गुरु की पड़ गई ना। तो जी फिर जी क्या हो जाएगा? नीच की दृष्टि का मतलब, देव गुरु बृहस्पति के नीच की दृष्टि का मतलब यह हो जाता है कि खूब छोटी सोच, यानी कि नीच सोच के द्वारा इतना अच्छे ढंग से सोचेगा, बोलेगा कि गलत बात को भी इतना सही कायदे से परोसने का प्रयास करेगा कि जल्दी कोई व्यक्ति समझ ही नहीं पाए। क्योंकि ज्ञान है ना, देवगुरु तो ज्ञान है, तो नीच की दृष्टि है, तो खराब सोच, खराब बुद्धि, और शनि भी पापाग्रह, उसको अमल में ला लेगा, और उसकी दृष्टि चंद्रमा पर, तो चंद्रमा तो मन है, तो मन जो है यह कुछ ना कुछ तो प्रभावी करेगा। और व्यक्ति का स्वभाव भी होता है कि अच्छे चीजों को ग्रहण कम करते हैं और बुरे चीजों को थोड़े
ज्यादा ग्रहण करते ज्यादा हैं। करते हैं। ज्यादा कर लेते हैं। ऐसा यह हमने सामान्य जीवन में देखा है, हालांकि बहुत से ऐसे कम व्यक्ति होते हैं कि यह योग लागू, इनकी मन है तो मन भौतिकता की तरफ ज्यादा जाता है, इसकी तरफ थोड़ा कम जाता है। तो आशा करते हैं कि यह बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। और इसी खल योग के बारे में पुस्तक में क्या कहा जा रहा है उसको भी हम लोग 1 मिनट में समझ लेने का प्रयास करते हैं, पढ़ लेते हैं जरा सा। तो यहाँ पर देखा जाए, जो पुस्तक में जो खल योग के बारे में बतलाया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि लग्नेश का तीसरे में तीसरे भाव का, धनेश का तृतीयेश का चौथे से, तृतीयेश का पंचम से, तृतीयेश का सप्तम से, तृतीयेश का नवम से, तृतीयेश का दशम से, तृतीयेश का 11 से। ये 8 प्रकार के खल योग हो गए। इन 8 दुष्ट प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, इन्हें खल कहा जाता है। जो व्यक्ति खल योग में उत्पन्न होता है वह कभी अनाचार के मार्ग पर चलने वाला, कभी सदाचार के मार्ग पर चलने वाला, कभी काफी सौभाग्यशाली तो कभी दरिद्रता दुख प्राप्त करने वाला, कभी शुभ वाणी बोलने वाला था, कभी दुष्ट। इस प्रकार का शुभ अशुभ दोनों प्रभाव से युक्त होता है। शेष में इसका फल उत्तम नहीं माना गया है। शुभ प्रभाव कम, अशुभ प्रभाव अधिक है, इसलिए इसे खल योग की संज्ञा दी गई है। तो अब यहाँ पर और भी कुछ है, जैसे कि हर्ष योग है, सरल योग है, विमल योग है, या विपरीत राजयोग के 3 योग हैं। तो हम लोग इससे भी पहले हम लोग कल की कक्षा में इस भावेशों के स्थान परिवर्तन से जो हमने कहा, पहले भावेशों के सुखद स्थान परिवर्तन के योग पर हम लोग कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। आप सभी अपने पुत्र, अपने परिवार के किसी सदस्य या स्वयं के कुंडली पर यह अवश्य देखेंगे कि क्या सुखद योग जो हम लोगों ने लग्नेश, जो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है कुछ क्षण पहले, कि लग्नेश दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें एवं 11वें, इन सभी भावों में से किसी भी 2 भावों का स्थान परिवर्तन अगर हो रहा हो तो यह सुखद योग बनता है। तो यदि आप में कुंडली बनता है तो वह नोट करें और समूह में अवश्य लिखें, ताकि उस पर वह चर्चा की जाए कल की कक्षा में कि आप में की कुंडली में तो है, परंतु यह प्रभावी है या नहीं है। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या उसके उपाय किए जाएं कि आपके वह योग थोड़े प्रभाव देने लगे, ताकि जीवन में सकारात्मकता आने की उम्मीद बन सके। तो आशा करते हैं कि आज की पूरी कक्षा आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा के बारे में अगर कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, तो हैंड राइज कर सकते हैं अपने